सभी को। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है संसाधन और विकास। तो सबसे पहले संसाधन कहते किसे हैं इसकी मैं साथ में परिभाषा भी लिखवाता हुआ चलूंगा। संसाधन, देखिए पहले मैं एक बार परिभाषा लिखवा देता हूं संसाधन की। संसाधन की परिभाषा है पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो। हमारे के मानव भी लिख सकते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करता हो। देखिए संसाधन क्या होता है? संसाधन बेसिकली प्रत्येक वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख दो, भाई कपड़े हैं वो भी संसाधन है, ये मार्कर है ये भी संसाधन है, बोर्ड भी संसाधन है, मकान भी संसाधन है, स्कूल भी संसाधन है। मानो मैं खुद आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ पढ़ा करके, तो मैं भी एक क्या हुआ? संसाधन हुआ। तो पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण जो भी आंखों से दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण। भाई अपने आसपास जो भी आंखों से दिख रहा है ना, सब कुछ क्या है? पर्यावरण है। और इस पर्यावरण में जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हो वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। देखिए संसाधन को अलग अलग आधार पर अनेक भागों में बंटवारा किया गया है और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, तो वो हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके। उससे पहले एक मेन टॉपिक ये है कि जो कोई भी संसाधन होता है, भाई कोई भी जो पदार्थ, कोई भी जो वस्तु है वो जो संसाधन होती है, तो संसाधन को बनाता कौन है? तो मानव ही संसाधन का निर्माण करता है। संसाधन का निर्माण कौन करता है? मानव। मानव अपने कौशल से तात्पर्य कि मानव की जो बुद्धि है, मानव का जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करके, और तकनीकी मतलब मानव ने जिन जिन मशीनों का आविष्कार किया, जिन जिन चीज़ों की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानव अपने कौशल तकनीकी के माध्यम से पदार्थों को संसाधन में बदलता है। देखिए जैसे लोहा है, ज़्यादातर चीज़ों में लोहे का उपयोग होता है। हम लोहे का उपयोग लगभग 1000 BC यानी आज से लगभग 3000 साल पहले से लोहे का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोहा है वो 3000 साल पहले से भी ज़मीन में दबा हुआ था, लेकिन जब वो संसाधन नहीं कहलाता था। यानी लोहे को हम संसाधन कब से बोल रहे हैं? जब से ये हमारी आवश्यकता की क्या कर रहा हो? पूर्ति कर रहा हो। अब लोहा हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो लोहा एक पदार्थ था जो जमीन में दबा हुआ था। जब ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने लग गया तो हम इसको संसाधन बोलने लग गए। तो इस पदार्थ को संसाधन बनाया किसने? मानव ने बनाया। किसने बनाया? मानव ने। कैसे बनाया? तो अपने कौशल यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और तकनीकी के माध्यम से, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। भाई जमीन में जो कच्चा अयस्क था, कच्चा जो लोहा था, उसको काम में लेने योग्य किसके माध्यम से बनाया? यानी किसी न किसी मशीन का उपयोग करता है ना, तो वो मशीन ही किसका सूचक है? तकनीकी का सूचक है। भाई मशीन किसके द्वारा बनी? टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो मानव किसी भी पदार्थ को संसाधन किसके माध्यम से बनाता है? कौशल और तकनीकी के माध्यम से। सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं वन लाइनर एग्जाम में कि कोई भी पदार्थ संसाधन कैसे बनता है, तो याद रखना कौशल और तकनीकी के माध्यम से। बनाता कौन है? मानव बनाता है। यानी किसी भी पदार्थ को संसाधन कौन बनाता है? मानव बनाता है। अब आप कहोगे कि पेड़ भी हमारे काम आ रहे हैं, तो पेड़ भी क्या मानव द्वारा निर्मित संसाधन है क्या?
तो देखिए अब जब हम संसाधनों का बंटवारा करेंगे सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। लेकिन इतना याद रखना कि आज हम जो पेड़ का उपयोग ले पा रहे हैं, तो पेड़ का उपयोग अनेक चीज़ों के लिए लेते हैं, जैसे कि भोजन के लिए भी पेड़ का उपयोग लेते हैं, मकान बनाने के लिए भी लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा जलाने के लिए भी लेते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब मानव को आग नहीं जलानी आती थी, उस टाइम में लकड़ी का प्रयोग आग जलाने के लिए नहीं लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक आग के तौर पर जो पेड़ होता वो संसाधन नहीं था, ठीक है। अब आग जलाने के लिए जब मानव लकड़ी का उपयोग कर रहा है, तो आग जलाने वाला भी एक संसाधन क्या हो गया, लकड़ी हो गया। भाई जैसे आग जलाने वाले बहुत सारे संसाधन हैं, पेट्रोल भी है, गैस भी है, लकड़ी भी है, लेकिन लकड़ी संसाधन कब हुआ, जब आग जलाने में लकड़ी का प्रयोग हुआ। अब लकड़ी का प्रयोग आग जलाने में किया, किसने किया, मानव ने किया। किसके माध्यम से, कौशल और तकनीकी के द्वारा। तो कोई भी पदार्थ हो उसको संसाधन बनाता कौन है, मानव बनाता है, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मानव द्वारा निर्मित हो। यानी वो संसाधन बन किसके द्वारा रही है, मानव के द्वारा बन रही है, मानव के कौशल और प्रौद्योगिकी के द्वारा। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी के द्वारा। अब हम संसाधनों का बंटवारा देखेंगे, संसाधनों का विभाजन। देखिए संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है मोटे तौर पर, कक्षा 8 में भी हम पढ़ के आए थे। पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और सेकंड है मानव निर्मित संसाधन। आप इनको साथ में उतार भी लेना नोट्स की कॉपी में, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि संसाधनों का विभाजन दो भागों में किया गया, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। यानी संसाधनों को अलग अलग आधार मानकर अलग अलग भागों में बंटवारा किया गया है। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक आधार दे देगा, जैसे कि उत्पत्ति का आधार दे दिया, तो आधार क्या हो गया, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा कितने भागों में किया गया, इस प्रकार से एग्जाम में देगा। या फिर आपको जैसे कोई दूसरा दे दिया कि विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा कितने भागों में किया गया है, एग्जाम्पल डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो लगभग 3-4 आधार पर संसाधनों का बंटवारा किया गया है। तो मैं पहला आधार लिख रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर। एग्जाम में यहाँ से सीधा प्रश्न पूछता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए उत्पत्ति शब्द का अगर हम अर्थ देखें, उत्पत्ति शब्द का अर्थ है, तो उत्पत्ति का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी किसी भी वस्तु का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। अब देखिए अपने आसपास जो भी वस्तु है ना, उसका निर्माण दो ही तरीके से हुआ है। कितने तरीके से हुआ है, दो ही तरीके से। या तो वो किसी सजीव से निर्मित हुई है, समझ रहे हो, यानी कोई भी जो वस्तु है वो निर्मित हुई है, तो वो या तो किसी सजीव से, जैसे कि मानव से बच्चा पैदा हुआ, पेड़ों से और पेड़ बने, जानवरों से उनके बच्चे और जानवर पैदा हुए, इस प्रकार से निर्मित हुए हैं। या फिर वो किसी निर्जीव वस्तु से बनी हुई है, यानी अपने आसपास जितने भी जो संसाधन हैं उनको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक वो संसाधन जिनमें जीव पाया जाता है, और एक वो संसाधन जिनमें जीव नहीं पाया जाता है। तो इतना याद रखना कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उनको जो दो भागों में बांटा गया है, तो वो एक वो संसाधन जिनमें जीव पाया जाता है और दूसरे वो संसाधन जिनमें जीव नहीं पाया जाता है, इस प्रकार से बंटवारा किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, भाई उत्पत्ति का अर्थ होता है निर्माण, यानी संसाधनों का निर्माण या तो किसी सजीव से हुआ है या किसी निर्जीव से हुआ, इतना याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मतलब उत्पत्ति मतलब निर्माण, या तो किसी सजीव वस्तु से उसका निर्माण हुआ है या किसी निर्जीव वस्तु से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जैव संसाधन तो वे संसाधन जो सजीव होते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जो सजीव होते हैं। देखिए उसकी परिभाषा ना किसी भी प्रकार के से लिख सकते हैं एग्जाम में, केवल एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। समझ में आ रहा है, यानी
यहाँ पे जो टॉपिक की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं समझ में आनी चाहिए एग्जामिनर की, ठीक है भाई। जैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या मैं जैसे लिखा हूँ वे संसाधन जो सजीव होते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो कैसे संसाधन कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। जैव संसाधन कौन से होता है? वे संसाधन जो सजीव होते हैं, क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम्पल बताओ, इसके उदाहरण बताओ, तो जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैसे मानव है, मानव में जीवन पाया जाता है भाई। जो श्वसन क्रिया करते हैं ना, सजीव, जैव की परिभाषा होती क्या है? सजीव की परिभाषा क्या होती है? यानी वे वस्तु जो सांस लेती हो, जिनमें वृद्धि होती हो, क्रियाएं करते हो, ठीक है, वो सारी क्या होती है? सजीव होती है। तो मानव हुआ, पेड़ पौधे हुए, मानव हो गए, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, जीव जंतु, ये सारे कैसे संसाधन है? जैव संसाधन है, ठीक है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का बंटवारा किया गया, दूसरा है वो है अजैव संसाधन। संसाधन, अजैव संसाधन कौन से होते हैं? तो वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, बस सिंपल सी परिभाषा है, वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कौन से हो गए? वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता हो, ठीक है, अजैव संसाधन कहते हैं। इसका अगर मैं उदाहरण पूछूं आपसे, तो भाई कोई भी चीज जो सांस नहीं लेती वो क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन। ये मार्कर, ये सांस नहीं लेता ना, तो मैं मार्कर लिख सकता हूँ। उदाहरण में क्या लिख दिया? जैसे मार्कर है, पानी है, पानी सांस नहीं लेता ना, हवा है, ठीक है, ये जिंदा थोड़ी ना भाई, मुर्दा चीज जो सांस नहीं लेती है, ठीक है। और लकड़ी है, लकड़ी भी अजैव में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मकान, धातु, ठीक, कोई भी ये नहीं है कि जो उदाहरण किताब में दे रखे हैं हम उन्हीं का ही प्रयोग करें। समझ में आ रहा है कि यहाँ परिभाषा को समझना है, परिभाषा को समझते हुए उदाहरण अपने मन से भी लिख सकते हैं एग्जाम में भी। ये नहीं है कि जो उदाहरण किताब में दे रखा है वही उदाहरण हम लिखेंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जो सजीव होते हैं और जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, ये सारे कैसे हो गए? जैव संसाधन। अजैव संसाधन जो वस्तु निर्जीव होती है कहलाएगी? अजैव संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। अगला जो आधार है संसाधनों के बंटवारे का, तो दूसरा आधार हम ले सकते हैं संसाधनों के बंटवारे का समापत्य के आधार पे। समापत्य के आधार पर देखिए, शब्द को ध्यान से सुनो। समापत्य का अर्थ होता है समाप्त होना, यानी कि हमारे आसपास के पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो 2 तरीके की, यानी 2 कैटेगरी की हमको देखने को मिलती है। एक ऐसी वस्तु अपने आसपास देखने को मिलती है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, अजैव संसाधन, एक तो ये वाली कैटेगरी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि अगर हम उनका लगातार उपयोग करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो समापत्य के आधार पे संसाधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, एक वो संसाधन जो एक सीमित समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो समापत्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक वो संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, और एक वो संसाधन जो एक सीमित समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जो संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होगा ना, उसका रीज़न ये है कि वो बार बार निर्मित हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी अगर संसाधन है, कोई भी जो वस्तु है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो उसका मतलब ये है कि उसका पुनर्निर्माण हो जाता है, इसलिए वो समाप्त नहीं हो पा रही है। और एक वो वस्तु है जो सीमित समय के बाद में समाप्त हो जाती है, तो उसके समाप्त होने के पीछे का जो कारण है, या तो उस वस्तु का निर्माण जब होता है तो उसमें एक बहुत लंबा समय लगता है,
या फिर जो वस्तु समाप्त हो रही है उसका निर्माण करना संभव नहीं है। दो ही कारण हो सकते हैं। तो एक ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनका बार बार निर्माण करना संभव है। अब देखो, जब किसी वस्तु को बार बार निर्माण कर रहे हैं, बार बार निर्माण करना मतलब बार बार नया बनाना, बार बार निर्माण करना मतलब बार बार नया बनाना, तो हम कह सकते हैं कि समापत्य के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, पहला इसका पार्ट है नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन, देखिए समापत्य के आधार पे जो संसाधन होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला नवीकरण संसाधन। अब नवीकरण में क्या बताया था? वे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ये कैसे होते हैं? वे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। कभी भी समाप्त नहीं होते हैं संसाधन। अभी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है? और इनका कम समय में पुनः निर्माण करना संभव है। ठीक है, यानी कि जो नवीकरण संसाधन होते हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और थोड़े से समय बाद में दोबारा निर्मित हो जाते हैं। अब सोच करके देखो कि जो भी सजीव वस्तु है वो जनन क्रिया के द्वारा पुनः उसका डबल हो जाता है। जैसे मानव है, मानव हम 4 हैं, 4 के बच्चे होकर के 8 हो गए, 8 से 16, 16 से दुगने, उससे दुगने, उससे दुगने। तो इस प्रकार से मानव की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो मानव सीमित संसाधन नहीं है, तो मानव की संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो मानव भी नया बन रहा है, एक तरह से नवीकरण हो रहा है। तो एग्जाम्पल में जितने भी सजीव संसाधन होते हैं, भाई मैं मानव को उदाहरण देके समझाया हूँ, लेकिन मानव के अलावा जितने भी सजीव जंतु होते हैं उनमें सभी में जनन क्रिया के माध्यम से उनकी संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, तो नवीकरण संसाधन के उदाहरण की एक सबसे जो ट्रिक है वो ये है कि जितने भी जैव संसाधन है, सजीव संसाधन है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? नवीकरण संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसमें कुछ भी लिख लो। जैसे मानव है, पेड़ है, ठीक है, जंतु है, ये तो है ही है। इनके अलावा कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जो निर्जीव है, अजैव हैं, ठीक है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं? नवीकरण संसाधन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हवा कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, हवा भी कैसे संसाधन हो गई? नवीकरण संसाधन हो गया। इसके अलावा पानी है, देखिए पानी केवल अपना रूप परिवर्तन करता है, ठोस से, भाई बर्फ जैसे ठोस है तो वो द्रव में हो जाएगी, द्रव से गैस में, गैस से पुनः फिर वो ठोस में, ठोस से द्रव में। इस प्रकार से हवा है, पानी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा लिख सकता हूँ मैं, सौर ऊर्जा है वो लगातार मिलती रहती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे संसाधन हैं, हवा, पानी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, मानव, ये सारे संसाधन किस प्रकार के हैं? नवीकरण संसाधन है। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो उदाहरण है ना, उदाहरण से ज़्यादा जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको समझने की कोशिश करो। आपके एग्जाम में कई बार सीधा प्रश्न दे देता है या एग्जाम्पल दे देगा हवा, पानी, और आपसे पूछेगा कि समापत्य के आधार पे या नवीकरण है, नवीकरण के आधार पे कौन से प्रकार का संसाधन है। अब आपको परिभाषा याद है, भाई मानव है, अब मानव को आपसे पूछ ली उत्पत्ति के आधार पे कैसा है, जैव है, क्या जैव है, तो आप लिख दो कि मानव जैव संसाधन है। समापत्य के आधार पे पूछ सकता है मानव को, उदाहरण देके कि नवीकरण है, अनवीकरण है, तो आपको पता है भाई मानव का पुनः निर्माण हो जाता है, वो भी कम समय में, मात्र 9-10 महीने बाद में। तो किस प्रकार हो गया? नवीकरण संसाधन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बताता हूँ।
देखिए समापत्ति के आधार पर संसाधनों का जो बंटवारा दूसरा भाग किया गया है वो है अनवीकरण संसाधन। भाई नवी के आगे क्या लगाना है, केवल अनवीकरण, अनवीकरण संसाधन। अब देखिए अनवीकरण संसाधन को देखिए, अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो एक बार उपयोग में लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इनका कम समय में निर्माण करना संभव नहीं है। जैसे कोयला होता है, कोयला कोई सा भी ले लो, अपने घर में जो काम में कोयला लेते हैं, चाहे वो ले लो, चाहे वो ज़मीन से निकलने वाला खनिज वाला कोयला ले लो। एक बार जब हम कोयले को जला देंगे तो कोयले का क्या बन जाएगा, जल करके राख बन जाएगा। अब राख से दोबारा कोयला तो नहीं बना सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बार अपने पास जो कोयला था वो सारा का सारा राख बन गया तो उससे दोबारा कोयला तो बनेगा नहीं। अभी मैं क्या समझाया कि एक बार जब हम काम में ले लेते हैं तो उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बताया, फिर इनका निर्माण करना कम समय में संभव नहीं है। यानी अब दोबारा हम कोयला बनाएंगे तो ये नहीं है कि कोयला 1 साल 2 साल 3 साल में बन जाएगा। अब दोबारा से कोयला बनने के लिए लाखों सालों का समय चाहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका कम समय में निर्माण करना संभव नहीं हो और एक बार उपयोग में लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा निर्मित नहीं होते हैं, दोबारा निर्मित नहीं होते हैं। भाई एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा निर्मित नहीं होते हैं तथा पुनः निर्माण में लाखों सालों का समय लगता हो, लाखों सालों का समय लगता हो। कैसे संसाधन कहलाएंगे, अनवीकरण संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल, जैसे भी आपको बताया मैं, कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम और धातु ले लो, कोई सी भी धातु ले लो। ठीक है, सोना चांदी तांबा कोई भी धातु ले लो, धातु ये सभी किस प्रकार के संसाधन है, अनवीकरण संसाधन है। अब देखिए कई बार अपने भी मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने जैसे ये बताया कि एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा निर्मित नहीं होते हैं और दोबारा निर्माण होने में उनको लाखों सालों का समय लगता है। तो हम जो लोहा होता है, लोहा, तो लोहे को क्या करते हैं, लोहे को कबाड़े में बेच के आ जाते हैं और उससे फिर पुनः दोबारा दूसरा लोहा तैयार कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो लोहा है ना, लोहा वो समाप्त नहीं होता है, लोहा समाप्त नहीं हुआ भाई। हम जैसे कबाड़े में जो लोहे को बेच दिए उससे दोबारा अगर वस्तु बने वो समाप्त नहीं हुआ। लोहे का समाप्त होने का तात्पर्य जैसे लोहे के जंग लग गई, जैसे लोहा था, लोहे की कोई वस्तु थी, अब उस वस्तु के जंग लग गई तो जो जंग लगा हुआ जो लोहा है वो तो समाप्त हो गया ना भाई। 1 किलो लोहा था, अब उस 1 किलो लोहे के 300 ग्राम जंग लग गई, बचा कितना, 700 ग्राम लोहा बचा। अब वो जो 300 ग्राम जो जंग लगी थी लोहा, वो तो दोबारा निर्मित नहीं हो सकता ना, वो लोहा तो दोबारा नहीं बनेगा ना। अब जो जमीन में जो हम खोद करके निकालते हैं उस लोहे को बनने में लाखों सालों का समय लग रहा है ना। यही कहना चाहता है कि जब एक बार कोई वस्तु समाप्त हो जाए तो दोबारा निर्मित नहीं होती है भाई। अब ये थोड़ी ना है कि एक बार लोहे की जंग लग गई उस जंग से हम दोबारा लोहा बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है अगर आप पुनः निर्माण करना हो, अगर दोबारा जमीन के अंदर भी लोहा बनेगा तो नहीं कि 1-2 सालों में बन जाएगा, 1000-2000 साल बन जाएगा। उसको बनने के लिए फिर दोबारा से लाखों सालों का समय लगेगा। लेकिन
जैसे कि अभी हमने देखा कि अनवीकरण संसाधन में दो प्रकार के संसाधन हो गए। एक ऐसे संसाधन जिनमें अगर टूट फूट हो जाए तो हम उनको पिघला करके, उनको गला करके दोबारा हम उसका निर्माण कर सकते हैं। अनवीकरण संसाधन है जैसे लोहा, लोहे को हम गर्म किए, लोहे को हम पिघला दिए और पिघला करके हम उसका दोबारा से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे संसाधन है अनवीकरण में जिनको हम पिघला करके दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम उनको पिघलाने की कोशिश करेंगे तो पिघलने के बजाय डायरेक्ट ही क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला है, अब ऐसे थोड़ा ना कि कोयले को पिघला करके हम इसका दोबारा से कोई अलग तरीका का कोयला का निर्माण कर लिया। हम कोयले को पिघलाने की कोशिश करेंगे तो जल जाएगा, जल के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। पेट्रोल है, पेट्रोल से तो है नहीं कि पेट्रोल को जला करके हम उससे डीजल बना लेंगे, उससे भी कोई अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बना लेंगे। पेट्रोल को हम जलाने की कोशिश करेंगे तो वो धुआं बढ़ के उड़ जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अनवीकरण संसाधन है, ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, अनवीकरण संसाधन को देखिए, कहीं ना कहीं जो अनवीकरण संसाधन है इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। किनको? अनवीकरण संसाधन को, अनवीकरण संसाधनों का पुनः दो भागों में बंटवारा किया गया, ये याद रखना। अनवीकरण संसाधनों का पुनः दो भागों में बंटवारा किया गया है। एक वो संसाधन जिनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि मैं भी धातु को बताया था, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, इनका रूप परिवर्तन कर लेते हैं। कभी सोने की घड़ी बनवा लिया, कभी इसको पिघला करके चैन बना लिया, कभी इसको पिघला करके अंगूठी बना लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनवीकरण संसाधन दो प्रकार के हो गए। एक वो संसाधन जिनका रूपांतरण किया जा सकता है, उनको बोलते हैं चक्रीय संसाधन, चक्रीय संसाधन, और दूसरा हो गया अचक्रीय संसाधन। देखिए यहां डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है, चक्रीय संसाधन वे होते हैं जिनका रूपांतरण किया जा सकता है। अब सिंपल से दिमाग लगाना, ऐसे संसाधन जो अनवीकरण है, ऐसे संसाधन जो अनवीकरण है लेकिन उसको पिघला करके हम दूसरी चीज बना सकते हैं तो वो चक्रीय कहलाएगी। अनवीकरण संसाधन है लेकिन हम उसको पिघला करके कोई दूसरा रूप नहीं बना सकते हैं तो अचक्रीय कहलाएगा। ठीक है, तो चक्रीय संसाधन में सभी धातुओं के नाम कोई सब लिख देना, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, जस्ता, टिन, तो सभी धातु आ गए इसमें। सभी धातु किस प्रकार के संसाधन हो गई? चक्रीय संसाधन। कोई भी धातु का नाम पूछे आपसे एग्जाम्पल में कि तांबा किस प्रकार का है, चक्रीय, अचक्रीय, इनमें से कोई नहीं, तो तांबा क्या है? धातु है, तो इसका मतलब क्या हो गया? चक्रीय। लोहा पूछे तो चक्रीय, सोना पूछे तो चक्रीय। अचक्रीय में क्या हो जाएगा? तो इसमें भी आपको बताया था पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम शब्द का अर्थ क्या होता है? पेट्रोलियम शब्द का अर्थ होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, गैस, मोम, जब ये सारी चीज एक साथ मिली हुई रहती है ना, जब जमीन से निकालते हैं हम कच्चे माल में, तो पेट्रोल, डीजल, मोम, गैस, ये सभी एक साथ मिली होती है, बाद में इनको फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर करने से पहले एक साथ जो मिला हुआ रूप रहता है उसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। इसमें पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, गैस भी आ गया, HP, CNG जो भी होती है ना, LPG, जो दोनों गैस आ गई। अचक्रीय संसाधन में क्या हो गया? पेट्रोलियम और कोयला, ये किस प्रकार के संसाधन हो गए? अचक्रीय संसाधन हो गए। ठीक है, देखिए मैं आपको संसाधनों का जो विभाजन है वो दो आधार पे पढ़ा दिया, उत्पत्ति के आधार पे, समापत्ति के आधार पे। अब हम तीसरा आधार देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। संसाधनों का जो तीसरा आधार हम ले सकते हैं इनका स्वामित्व के आधार पे, यानी इनका मालिक कौन होता है। ये हमारे आसपास जो संसाधन है इनके हमको चार तरह के मालिक देखने को मिलते हैं। अभी समझाऊंगा कैसे। अपने आसपास के जो संसाधन हैं इनके कितने तरह के मालिक देखने को मिलते हैं? चार तरह के मालिक देखने को मिलता है। और मालिक को ही क्या बोलते हैं? मालिक को ही क्या बोलते हैं? स्वामी। मालिक को ही क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं। देखिए
तो तीसरा जो आधार हो गया संसाधनों के बंटवारे का, तो वो क्या हो गया, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे। मैं भी आपको बताया 4 तरह के मालिक देखने को मिलते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया निजी संसाधन, ठीक है। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मालिक व्यक्ति विशेष होता है, जैसे कि ये बोर्ड है, इसका मालिक मैं खुद हूं, मैंने ये वस्तु खरीदी है। तो ऐसे संसाधन जिनके मालिक व्यक्ति विशेष होते हैं क्या कहलाएंगे, निजी संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनका मालिक वो एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, एक परिवार के लोग होते हैं, तो वो भी निजी संसाधन ही कहलाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे संसाधन जिनके मालिक, ऐसे संसाधन जिसके मालिक कोई एक व्यक्ति या परिवार होता हो, कोई एक व्यक्ति कोई एक परिवार होता है, उन संसाधनों का मालिक कैसे संसाधन कहलाते हैं, निजी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके खेत हो गया तो आपके पापा है मालिक, आपके फैमिली, या आप स्वयं। खेत हो गया, मकान हो गया, ठीक है, गाड़ी हो गई, और ये भी लिख सकते हैं छोटे मोटे संसाधन, लेकिन बड़ी सोच रखो इसलिए मैं बड़े बड़े नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। खेत हो गया, मकान हो गई, गाड़ी हो गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप लिख सकते हो कोई भी, जैसे घड़ी है, ठीक है। ऐसे कोई भी संसाधन भाई जिसका मालिक है, या तो जिसका मालिक अकेला हो या उसकी फैमिली के लोग हो, वह संसाधन क्या कहलाते हैं, निजी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी XYZ आप उदाहरण लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये 4 एग्जाम्पल ही आप एग्जाम में लिख के आओ। आपके मन में जो भी उदाहरण आ रहे हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा हम देखें संसाधनों का बंटवारा स्वामित्व के आधार पे, वो है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, देखिए कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, जिनका स्वामी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, कोई एक परिवार के लोग नहीं होते, बल्कि आसपास के लोग होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मालिक है ना कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, एक परिवार के लोग भी नहीं होता है, आसपास के जो समाज के लोग होते हैं, ठीक है, या समुदाय के लोग। भाई समाज कहते किसे, समाज से तात्पर्य है कि लोगों का जो समूह होता है, किसी भी स्थान पे लोगों का जो समूह होता है उसी को हम समाज बोलते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका मालिक कौन होता है, एक समाज के लोग होते हो या एक समुदाय के लोग होते हो, क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। देखिए नाम में ही उसका उत्तर है, सामुदायिक संसाधन। तो वे संसाधन जिनका मालिक या जिनका स्वामी भी लिख सकते हैं हम, स्वामित्व का, जिनका स्वामी समाज के लोग, जिनका मालिक समाज के लोग या एक समुदाय के लोग होते हो, एक समुदाय के लोग होते हों, कैसे संसाधन कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। यानी वे संसाधन जिनका स्वामी या तो एक समाज के लोग होते हों या फिर समुदाय के लोग होते हों, क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। अब देखिए ऐसे संसाधनों के उदाहरण बताओ आप। देखिए बिल्कुल इजी उदाहरण है, शमशान घाट। अब ऐसे तो है नहीं कि आप मर जाओगे और आपकी जो लाश है उसको मन में आए किसी भी शमशान घाट पे क्या कर देंगे, जला देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आपका खुद का एक शमशान घाट होगा, वहाँ आपके आसपास के समाज के लोग, आपके जो भी समुदाय के लोग हैं, वही लोग उस शमशान घाट पे आपकी लाश को जलाएंगे, किसी और पे नहीं जलाएंगे। तो शमशान घाट किस प्रकार का संसाधन हो गया, सामुदायिक। इसके अलावा खेल मैदान, आपके आसपास जो खेल का मैदान होगा उसमें पड़ोस के लोग तो आएंगे नहीं, ठीक है, खेल मैदान हो गया।
ठीक है। पिकनिक मैदान हो गया, यानी कोई घूमने का मैदान आसपास में, ठीक है। इसके अलावा भाई शमशान घाट है, खेल मैदान है, पिकनिक मैदान है, ठीक है। और जैसे कि आसपास में कोई चरागाह हो गया, तो आसपास की जो गाय हैं वो आपके एक समुदाय की चरेंगी। ये तो है नहीं कि कोई बाहर गांव की गाय आ करके आपके गांव के आसपास के जो खाली ज़मीन उस पर चरती है, तो चरागाह भूमि हो गई। इसके अलावा जैसे जोहड़ हो गया, अगर जोहड़ से पानी ले रहे हो खेतों में देने के लिए, तो भी आसपास के लोग इस पानी को उपयोग में लेते हैं। एक दो समुदाय के लोग इस पानी को यूज़ में लेते हैं, कोई बाहर गांव को उसको यूज़ में नहीं लेता। भाई ऐसे याद रखना कि अपने गांव की कोई चीज़ हो, यानी ऐसे संसाधन जिस पे गांव के सभी लोगों का अधिकार हो, बाहर के लोगों का अधिकार ना हो, किसके लोगों का अधिकार हो, केवल और केवल गांव के लोगों का अधिकार हो, क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। अब सोच के देखो, शमशान घाट है, गांव के लोग जलाने के लिए जाते हैं, बाहर के लोग नहीं जाते हैं। खेल मैदान है, आसपास के लोगों के बच्चे ही खेलते हैं। पिकनिक मैदान है, पिकनिक मतलब कोई भी घूमने की जगह है, तो वहाँ भी आसपास के लोग ही होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि बाहर के लोग आ रहे हैं और वो आराम से रोज बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। चरागाह है, चरागाह भी आसपास के लोग होते हैं, उन्हीं की जो बकरी वगैरह होती है या गाय वगैरह होती है, चरने के लिए जाती है। और जोहड़, जोहड़ मतलब जो एक तरह से छोटी झील होती है पानी वगैरह की, उसको जोहड़ बोलते हैं, तालाब वगैरह। तो उसका जो पानी है, उसके भी उसमें जो पानी, उसको भी आसपास के लोग ही क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो ये सामुदायिक संसाधन हो गए। अब तीसरा कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मालिक सरकार होती है। ऐसे संसाधन जिनका मालिक कौन होती है? सरकार होती है, ठीक है। तीसरा वो तरीका हो गया, तो उनको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, देखिए राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, वे संसाधन जो सरकार के द्वारा संचालित होती है। भाई वे संसाधन जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सरकार के द्वारा किया गया। भाई सरकार उन संसाधनों की देखरेख कर रही है, उनका निर्माण कर रही है, ठीक है। उनका मेंटेनेंस बिठाने का काम कौन कर रही हो? सरकार करती हो। कैसे संसाधन कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि आपके घर के आगे जो सड़क है, तो सड़क सरकार बनवाती, बेसिकली है नहीं कि आप खुद अपने पैसे दे करके एक बढ़िया डामर की सड़क बनवा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना, सरकार के द्वारा। यानी जो भी सरकारी चीज़ है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी, इतना याद रखना। कोई भी जो सरकारी चीज़ है किस प्रकार का संसाधन कहलाएगी? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि परिवहन, रेल, सड़क, ठीक है, ये सारे के सारे संसाधन किस प्रकार के संसाधन कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। देखिए चौथा जो संसाधन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन, पहले एक बार मैं लिख देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तात्पर्य होता है कि एक से अधिक देशों का किसी चीज पे अधिकार होता हो, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल कहलाता है, ठीक है। देश से बाहर की जो विस्तृत क्षेत्र हो तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी एक देश में मौजूद नहीं है और उन संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार भी नहीं है, यानी कि वो संसाधन जो किसी एक देश में मौजूद नहीं है और उन संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार भी नहीं है, कैसे संसाधन कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसकी मैं परिभाषा लिख सकता हूं, वे संसाधन जिनका उपयोग कोई एक देश नहीं कर सकता हो। वे संसाधन जिनका उपयोग कोई एक देश नहीं कर सकता हो,
क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देखिए इसके आगे भी हम थोड़ी सी इस परिभाषा को बढ़ा सकते हैं। भाई एक देश उपयोग में नहीं कर सकता, लेकिन फिर उपयोग में करेंगे कैसे? भाई संसाधनों मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इसका मतलब उपयोग में तो हो रहा है, लेकिन उपयोग में करते कैसे हैं? एक देश उपयोग में नहीं कर सकता हो, अनेक देशों की संस्थाएं होती है। भाई बहुत सारे देश हैं, ये सारे देश आपस में ना लड़े, इसको शांति बनाए रखने के लिए अनेक देश मिलकर के संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो अनेक देशों के द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं हैं, अनेक देशों के द्वारा बनाई गई संस्थाओं की अनुमति से इनका क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं, कोई भी ऐसे नहीं कि पर्सनल अकेला देश गया और वहां उनको हड़प लिया और अपने काम में ले रहा है, ऐसे नहीं कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय वे संसाधन होते हैं जिनका कोई एक देश उपयोग में नहीं कर सकता हो। अगर उपयोग में भी कर रहे हैं तो उपयोग में कैसे कर रहे हैं? अनेक देशों के द्वारा मिल करके जिस संस्थाओं का निर्माण किया गया, वो संस्था अगर अनुमति दे रही है किसी देश को उन संसाधनों को उपयोग करने के लिए, तो ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए इतना तो आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और इनमें से केवल 6 महाद्वीपों पर ही देश पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं। एक ऐसा महाद्वीप भी है जिस पे कोई भी देश नहीं है, तो उस महाद्वीप पर किसी एक देश का अधिकार भी नहीं है। उस महाद्वीप पर सभी देशों का अधिकार है, लेकिन कोई एक पर्सनल देश जा करके वहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन उनको निकाल नहीं सकता है। उनको निकालने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की अनुमति लेना जरूरी है। तो एग्जाम्पल पूछे आपसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? अंटार्कटिका महाद्वीप लिख सकते हो आप, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप, एक तो अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। इसके अलावा देखिए जो कोई भी जो देश होता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, ध्यान से देखना, जैसे अपना भारत देश भी 3 और किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। भारत देश भी 3 और किससे घिरा हुआ है? जल से। तो कोई भी जो देश हो वो जल से घिरा हुआ है, तो जल से जो सीमा है, जो तटीय सीमा है, इस सीमा से 200 मील की दूरी के बाद में जो समुद्र आता है, ये सारा समुद्र भी किस में आएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। जैसे ये अपना भारत देश है, तो भारत देश की सीमा से 200 मील तक का जो समुद्र है ना, वो तो पर्सनल भारत देश की सीमा में ही आएगा। समुद्र किस में आएगा? भारत देश की सीमा में। यानी भारत देश की सीमा से 200 मील दूरी तक का जो समुद्र है, ये तो भारत देश की सीमा में आएगा। जैसे हम 200 मील से दूर आगे जाते हैं और आसपास में कोई दूसरा देश भी नहीं है, तो वो समुद्र किसके अधिकार में आएगा? तो वो समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अधिकार में आएगा। यानी उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, फिर सभी देशों का समान रूप से क्या रहेगा? अधिकार रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी देश की, दूसरा उदाहरण लिख सकता हूं, किसी भी, देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो लिखवा रहा हूं, ये कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी देश की समुद्री सीमा से 200 मील की दूरी के बाद का समुद्र, कोई भी देश का जो समुद्री सीमा से 200 मील दूरी के बाद का जो समुद्र है, वो भी किस में आएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। देखिए संसाधनों का जो बंटवारा किया गया है आपकी किताब में 4 आधार पे किया गया है, ठीक है। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पे मैं आपको पढ़ा दिया, समापत्य के आधार पे, समापत्य के आधार पे मैं आपको पढ़ा दिया। तीसरा जो स्वामित्व के आधार पे मैं आपको संसाधनों को पढ़ा दिया। अब जो चौथा आधार है संसाधनों का, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं अपने पास में, या तो हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं,
या उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन उपयोग में लेने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। या कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भी अपने पास उपयोग में लेने की, लेकिन फिर भी हम उनको उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो उनका हम बंटवारा करते हैं। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो चौथा जो आधार हो गया संसाधनों के बंटवारे का, वो हो गया विकास के आधार पे। विकास के आधार पे संसाधनों का बंटवारा, और इसको भी हम 4 भागों में बांटेंगे। ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ईजी है। यहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूज होता है समझने के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बिल्कुल ईजी है। चौथा जो आधार है वो क्या है? विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। देखिए शुरू के जो आधार थे ना, शुरू के जो आधार थे उनमें 2 भागों में बांटे थे, और लास्ट के जो 2 आधार हैं स्वामित्व के आधार पे और विकास के आधार पे, इनमें 4 भागों में संसाधनों का बंटवारा किया गया है। तो देखिए विकास के आधार पे संसाधनों का जो बंटवारा किया गया है, इसमें जो पहला है बंटवारे का जो पहला है वो है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। देखिए संभावी संसाधन क्या होते हैं? संभावी नाम से लिख रही है संभावना। तो कुछ ऐसे संसाधन अपने आसपास में जिनका वर्तमान में उपयोग में, भाई वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इन संसाधनों को उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे? संभावी संसाधन। ठीक है, यानी ऐसे संसाधन, संभावी संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उपयोग में लेने की संभावना हो। देखिए 2 पॉइंट याद रखना है। ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उपयोग में या उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में उन संसाधनों को उपयोग कर सकते हैं। कैसे संसाधन कहलाएंगे? संभावित संसाधन कहलाएंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ऐसे एग्जाम्पल बताओ कि वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में कर सकते हैं, तो याद रखना गुजरात जो एरिया अपना, गुजरात जो राज्य है ना, वहाँ पे सौर ऊर्जा, गुजरात में सौर ऊर्जा, गुजरात में धूप ज़्यादा पड़ती है कर्क रेखा के आसपास में, तो वहाँ सौर ऊर्जा एक अच्छा स्रोत है संसाधन का, लेकिन वर्तमान में सौर ऊर्जा का इतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। कहाँ से? गुजरात से। आने वाले समय में इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वो है राजस्थान में पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ठीक है, राजस्थान में भी पवन ऊर्जा का उपयोग कम हो रहा है। ठीक है भाई, पवन चक्की होती है बड़ी बड़ी, उनके द्वारा बिजली बनाना, और सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाना। इनके द्वारा अभी तो बिजली कम बन रही है भाई, 51% जो बिजली हो पानी से बनती है, आधी से ज़्यादा जो बिजली हो पानी से बनती है, लेकिन आने वाले समय में ये होगा, सॉरी पानी से नहीं, कोयले से बनती है। 21% बिजली पानी से बनती है, 51% बिजली कोयले से बनती है। अब आने वाले समय में जैसे कि अभी आपको पढ़ाया था, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? एक अनवीकरण संसाधन है, यानी कोयले का जैसे जैसे हम उपयोग कर रहे हैं वैसे वैसे कोयला खत्म हो रहा है। अब कोयले का निर्माण दोबारा संभव है नहीं कम समय में, तो कोयला जब खत्म हो जाएगा तो बिजली को किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो बिजली को किसी एक ऐसे स्रोत के माध्यम से बनाया जाएगा
जो कभी समाप्त ही नहीं होता हो, तो वो क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये कभी समाप्त ही नहीं होंगी। लेकिन इनसे क्या वर्तमान में बिजली बन रही है? क्या बिल्कुल सीमित मात्रा में बिजली बन रही है। ठीक है, तो संभावित संसाधन के उदाहरण क्या हो गए? याद रखना भैया, अभी इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है सौर ऊर्जा का और किसका? पवन ऊर्जा का। लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें इनका उपयोग बढ़ जाएगा, सौर ऊर्जा का भी और पवन ऊर्जा का भी। यानी संभावना है बढ़ने की। तो किस प्रकार का संसाधन हो गया? संभावित संसाधन। यानी ऐसे संसाधन इनका वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में करेंगे। वर्तमान में उपयोग किसका नहीं कर रहे हैं? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में किसका करेंगे? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का। कई बार ये भी पूछ लेता है कि गुजरात में जो संभावित संसाधन है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो यहाँ पर उल्टा सुल्टा कर देते हैं। ध्यान से सुनना, गुजरात में सौर ऊर्जा, यानी गुजरात में सौर ऊर्जा संभावित संसाधन है और राजस्थान में पवन ऊर्जा। कई लोगों की क्या होती है कि जैसे एक सोच होती है कि भाई राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे सौर ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और गुजरात में सौर ऊर्जा, तो इनको उल्टा सुल्टा मत कर देना। दूसरा जो आधार है विकास के आधार पे संसाधनों का, वो है विकसित संसाधन। देखिए, विकसित संसाधन क्या होते हैं? कुछ ऐसे संसाधन अपने आसपास में जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को माप लिया गया हो, यानी उनकी गुणवत्ता और उनकी मात्रा है वो कितनी है, ये जब फिक्स हो जाती है तो वो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। कैसे संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनकी गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण किया जा चुका हो, क्या कहलाएगा? वो विकसित संसाधन कहलाएगा। भाई विकसित संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों निर्धारित की जा चुकी हो, क्या कहलाएगा? विकसित संसाधन कहलाएगा। आप सोच करके देखो कि हम कहते हैं ना, कई बार आप अखबारों में पढ़ते हो कि हाल ही में कश्मीर में खान मिली है, तो वहाँ पे 500 टन तांबा मिला है या 500 टन यूरेनियम मिला है। इस प्रकार की आप बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं जो खान होती है उसमें क्वालिटी भी बता देते हैं कि बिटुमेन टाइप का कोयला है और इतने मात्रा में यह मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विकसित जो संसाधन है इनके उदाहरण क्या होते हैं? अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपसे, कोई भी जो खान होती है, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे वो धातु की खान हो या कोई पत्थर की खान हो, किसी भी प्रकार की खान हो, वो सारे के सारे खान किसके उदाहरण होते हैं? विकसित संसाधन के उदाहरण होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, जब कोई भी जो खान होती है ना, उस खान में खुदाई कब करते हैं? जब उस खान में मौजूद जो भी खनिज है उसकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लग जाता हो। जैसे कि अगर मान लो मात्रा और गुणवत्ता का पता नहीं है और वहाँ खान की खुदाई करना शुरू कर दें, तो कई बार क्या होता है कि खान से इतना निकाल नहीं पाते हैं। निकालने के लिए जो वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं ना मशीनें लगाने के लिए, तो उनमें ज़्यादा खर्चा ना हो इसलिए क्या करते हैं कि जो कोई भी खान होती है तो उसमें खनन क्रिया प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं? वहाँ की मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि मैं थाना गाजी से हूँ, तो मेरे आसपास में भी ये बताया जाता है कि यहाँ एक गांव है हरनेर भांगडोली, उसके आसपास में जो पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ उसमें सोने की मात्रा बताई जाती है। तो मैं ये देखता हूँ कम से कम लगभग 8-10 साल हो गए, तो वहाँ जो रिसर्च टीम है वैज्ञानिकों की, वो रिसर्च कर रही है क्या सोना कितनी मात्रा में है और किस क्वालिटी का सोना है, लेकिन अभी तक वो फिक्स नहीं हो पाई है। ठीक है, इसलिए खुदाई का काम भी नहीं शुरू हुआ। जैसे मान लो अगर ये कल ही खुदाई का काम शुरू कर दे, अब यहाँ से कच्चा माल जब मशीन तक जाएगा तो परिवहन में इतना खर्चा आ गया है कि इतना सोना निकल नहीं पा रहा है, तो वो महंगा पड़ गया ना। इसलिए तो किसी भी जो खान की खुदाई करते हैं तो खुदाई कब करते हैं? जब उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाए, तभी उस खान में खुदाई करना
प्रारंभ करते हैं। समझ में आ गया। तो विकसित संसाधन का उदाहरण क्या हो गया, कोई भी जो चालू खान है। अब वर्तमान में जैसे दो बहुत ही मशहूर खान है, एक तो जर्मनी में है, जर्मनी की रूर खान, ये कोयले की खान है, बहुत बड़ी खान है जर्मनी में। अपने कर्नाटक में कोल्लार खान सोने की, KGF फिल्म देखिए ना आप, उसी के ऊपर बनी हुई है। और एक हीरा था 200 कैरेट का, क्या नाम था उसका, कोहिनूर हीरा, वो भी इसी खान से निकला है, कोल्लार खान से। तो कर्नाटक की कोल्लार खान, कर्नाटक की कोल्लार खान, ये भी किसका उदाहरण है, विकसित संसाधन का उदाहरण है। ठीक है। तीसरा जो संसाधन है विकास के आधार पे, वो है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन, ठीक है। तो भंडार, देखो नाम से ही भंडार का मतलब होता है कि भंडार, जो हम किसी भी चीज का भंडार कब बोलते हैं, जब किसी चीज की मात्रा निश्चित नहीं हो, समझ रहे, अनिश्चित मात्रा में अपने पास कोई वस्तु उपलब्ध होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, भंडार है मेरे पास। ठीक है। भंडार मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा इतनी अधिक हो कि उसकी गणना करना क्या हो, निश्चित नहीं हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। समझ में आ गया। तो भंडार संसाधन, देखो नाम से ही पता लग गया, यानी ये जो संसाधन है इतना है अपने पास में, इतना है कि इसकी हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। किस संसाधन की, भंडार संसाधन की। लेकिन देखो इसमें कमी क्या है, भंडार संसाधन में हम जिनको शामिल कर रखे हैं उनको उपयोग में लेने की टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान अपने पास में नहीं है। ठीक है। तो भंडार संसाधन क्या होता है, देखिए, वे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, भाई पर्याप्त मात्रा में जितना काम मिले उतना काम मिलो, जितना काम मिले सको उतना काम मिलो, कभी भी नहीं बीतेगा। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध लो, कौन से संसाधनों को, भंडार संसाधनों, जितना काम में लेना चाहो उतना लो, फूंक फूंक के काम में लो, बीतेगा नहीं। ठीक है। कौन से संसाधन, भंडार संसाधन। ठीक है। वे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों लेकिन इनको उपयोग में लेने की टेक्नोलॉजी या लेने का तकनीकी ज्ञान, उपयोग में लेने का तकनीकी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यानी ऐसे संसाधन जो खूब है, भंडार है मतलब खूब है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनको उपयोग में लें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपने पास में नहीं है। कैसे संसाधन कहलाएंगे, भंडार संसाधन कहलाएंगे। जैसे अपने पास पानी है, अथक भंडार है पानी का, पर्याप्त मात्रा में पानी है, जितना काम मिले उतना ले सकते हैं पानी। पृथ्वी पर 71% पानी है, मात्र 29% क्या है, जमीन है, बहुत मात्रा में पानी है। अब इस पानी, देखो पानी का फॉर्मूला पता है क्या आपको, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। H2O ये किसका फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है। पानी का जो रासायनिक नाम हो क्या है, H2O। अब देखो साइंस में आप इतना तो जानते हो, जो H2O है, H2 ये अपने आप में क्या है, एक अग्नि है। क्या है, अग्नि। और ऑक्सीजन क्या करती है, अग्नि को जलाने में सहायता करती है। आग को जलाने में क्या करती है, सहायता, कौन, ऑक्सीजन। H2 खुद एक अग्नि है, ऑक्सीजन अग्नि को जलाने में क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि पानी 2 अणुओं से मिलकर बनी है, एक ऑक्सीजन से और दूसरा हाइड्रोजन से। जब हम इनको दोनों को अलग अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें और हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो पानी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पानी के द्वारा हम एक तरह से मोटर वगैरह चला सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत बन गया है। क्या, किसका स्रोत बन गया, ऊर्जा का।
समझ में आ रहा है? यानी कि पानी एक ऊर्जा का स्रोत बन गया है। कब बना? जब हम इसमें से अग्नि को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें, हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें, तब ये किसका स्रोत बन गया? एक ऊर्जा का स्रोत बन गया। कौन सा? पानी। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसी कोई गाड़ी उपलब्ध है क्या, या ऐसी कोई मोटर उपलब्ध है जो पानी के द्वारा चलती हो? तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, तो बस ये तो कह रहा हूँ भाई, पानी तो उपलब्ध है लेकिन पानी के द्वारा चलने वाली मोटर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि पानी क्या हो गया? संसाधन हो गया, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसको उपयोग में लेने के तकनीकी ज्ञान अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे संसाधन कहलाते हैं? भंडार संसाधन। तो इसका उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ, एग्जाम्पल। देखिए, जल का नाम, जल का जो सूत्र है वो क्या है? H2O। तो जल H2O मतलब जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर हम जल के अणुओं को अलग कर दें, अणु की जगह ऐसे नहीं, जल से, अगर हम जल से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अलग कर दें तो यह एक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। स्रोत बन सकता है। ठीक है, यानी भंडार संसाधन वे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उपयोग में लेने की टेक्नोलॉजी नहीं है। उदाहरण जल, भंडार संसाधन का उदाहरण क्या हो गया? जल है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन जल से मोटर चलाना टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हूँ मैं, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर हम जल से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अलग कर दें तो यह एक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। ठीक है, ये इसमें मैं एग्जाम्पल लिखूँ, एग्जाम्पल इतना ही बड़ा है, इसमें पूरा ही इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, विकास के आधार पर संसाधन का जो चौथा बंटवारा किया गया है, चौथा भाग है, तो चौथा भाग है संचित भंडार या संचित संसाधन। संचित संसाधन, संचित भंडार इसलिए बोला क्योंकि यह जो संसाधन है, संचित संसाधन, यह संसाधन भंडार संसाधन का ही एक रूप है। भंडार संसाधन का ही एक रूप या भाग, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक रूप है। ठीक है, यह संसाधन किसका? भंडार संसाधन का ही एक रूप है। ठीक है, इसको उपयोग में लेने का तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध इसको है। तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है। भाई टेक्नोलॉजी है, संचित संसाधनों को उपयोग में ले लें, इस चीज़ की टेक्नोलॉजी अपने पास में है, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, परंतु वर्तमान में सीमित मात्रा में, यानी ठीक ठाक मात्रा में, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में इस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग किया जा रहा है।
ध्यान से सुनना। संचित संसाधन क्या है? भंडार संसाधन का एक रूप। संचित संसाधन क्या है? भंडार संसाधन का एक रूप। ठीक है, इसको उपयोग में लेने की टेक्नोलॉजी है क्या? बिल्कुल है भाई। भंडार संसाधन को उपयोग में लेने का तकनीकी ज्ञान नहीं था, लेकिन संचित संसाधन को उपयोग में लेने का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि भंडार संसाधन को उपयोग में लेने का तकनीकी ज्ञान नहीं था, जबकि संसाधन जो संचित संसाधन इसको उपयोग में लेने का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है। देखिए, इनका भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, भंडार है किनका? संचित संसाधनों का भी। टेक्नोलॉजी ज्ञान भी है, फिर भी भाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है, तकनीकी ज्ञान भी है। इन दोनों के बावजूद भी वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता। अब सोच करके देखो, ऐसा कौन सा संसाधन है खूब पर्याप्त मात्रा में है, टेक्नोलॉजी विज्ञान भी है उपयोग में लेने के लिए, फिर भी सीमित मात्रा में उपयोग में लिया जा रहा है। तो ऐसे संसाधन है। एग्जाम्पल लिखूं तो मैं बांध। एग्जाम्पल क्या हो गया? बांध। देखिए, बांध का उपयोग है ना वर्तमान में बिल्कुल सीमित मात्रा में किया जा रहा है। बांध के बहुत सारे उपयोग है, बहुत उद्देश्य है, एक से ज़्यादा उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है बांध। पीने के योग्य भी है, सिंचाई में भी है, पर्यटन में भी है, मत्स्य मछली पालन में भी है। ठीक है, और बाढ़ से भी रक्षा करता है। बहुत सारे इसके उपयोग हैं, लेकिन सभी काम के लिए बांधों का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसको किस प्रकार का संसाधन कहते हैं? संचित संसाधन। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है, तकनीकी ज्ञान भी है, लेकिन सीमित मात्रा में उपयोग हो रहा है। 3 टॉपिक याद रखना है इसमें, 3 चीजें संचित में। भंडार संसाधन का रूप है, तकनीकी ज्ञान है, लेकिन उपयोग सीमित मात्रा में किया जा रहा है। एग्जाम्पल बांध। तो इस पार्ट में हमने देखा संसाधन क्या है, संसाधनों का निर्माण किसके द्वारा और किस प्रकार होता है। फिर हमने संसाधनों का बंटवारा देखा जो आपके सिलेबस में थे। आगे की बातें अगली वीडियो में करेंगे।